हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज की वीडियो सेशन में हम जून सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से अपने कंप्लीट करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे जून सेकंड वीक के। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं वहाँ पर भी आपको काम आएगा। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें, जिससे इंश्योरेंस बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, 1 साल की वैलिडिटी है इनकी। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। What is the theme for World Oceans Day 2025? विश्व महासागर दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वंडर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। वर्ल्ड ओशन डे ये हर साल 8 जून को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड ओशंस डे का थीम है वंडर, सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। बाकी 2 फैक्ट्स तो आप जानते ही होंगे कि जो हमारा प्लेनेट है इस पे 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा ओशन है, और जो हमारे प्लेनेट पे ऑक्सीजन है कम से कम 50% ओशन द्वारा जनरेट की जाती है। By how many basis points did the RBI's Monetary Policy Committee reduce the policy repo rate in its 55th meeting held from June 4th to 6, 2025? RBI की मौद्रिक नीति समिति ने 4 से 6 जून तक 2025 तक आयोजित अपनी 55वीं बैठक में नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 50 बेसिस पॉइंट्स। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्होंने 5-1 से ये डिसाइड किया, यानी कि 5 फेवर में थे, 1 की राय कुछ और थी, तो वो आगे देखेंगे। तो 5-1 के वोट से, मतलब 6 लोग थे तो 5-1 के सहमति से ये डिसाइड किया है कि जो पॉलिसी रेपो रेट है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स तक रिड्यूस किया जाए, और अब जो पॉलिसी रेपो रेट है वो हो चुकी है 5.50%। फरवरी 2025 के बाद ये लगातार तीसरी बार है जब आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में रिडक्शन किया है, उसको घटाया है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? जो ग्रोथ है उसको बूस्ट करना, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है 4% टारगेट से नीचे पहुंच चुकी है। साथ ही कैश रिजर्व रेशियो को भी कट किया है 100 बेसिस पॉइंट तक, और ये 3% पहुंच चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की, और इन्होंने कहा है कि हमारा जो स्टैंस है वो अकोमोडेटिव से हटकर न्यूट्रल पर आ गया। न्यूट्रल मतलब अब आगे वाली जो मीटिंग्स होंगी उसमें हम रेपो रेट को और भी घटा सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 6.5% ही है। क्वार्टरली प्रोजेक्शन देखें तो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, उसके लिए 2.9%। जुलाई से सितंबर सेकंड क्वार्टर 3.4%। अक्टूबर से दिसंबर थर्ड क्वार्टर 3.9%। जनवरी से मार्च फोर्थ क्वार्टर 4.4%। अच्छा, मेन फैक्टर क्या रहा कि 50 BPS तक इन्होंने रेट कट किया, ये है रिटेल इन्फ्लेशन में, क्योंकि कमी देखने के लिए मिली है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, ये भी अप्रैल में 3.2% थी, लोवेस्ट रही जुलाई 2019 के बाद से अब तक। अच्छा, जैसे अब रेपो रेट अब 50 बेसिस पॉइंट्स तक रिड्यूस हो चुके हैं, तो जो भी एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स हैं
उनमें भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। तो बोरोवर्स के लिए काफ़ी रिलीफ का बात है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, ईएमआई देते हैं अपने होम या फिर पर्सनल लोन पर, क्योंकि वो ईएमआई भी 50 बेसिस पॉइंट तक कम होगी। लेकिन जो एफडी वाले लोग हैं, ठीक है, जो एफडी कराना चाहते हैं, वहाँ पर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एफडी के रेट में कमी देखने को मिली बैंक की ओर से। सीपीआई इन्फ्लेशन 2025-26 में 3.7% रही, और फाइनेंशियल 2024-25 में जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% रही थी, जो कि अपने 4 साल के निम्नतम स्तर पर थी। अब थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसने अपनी 55वीं मीटिंग की है 4 से 6 जून 2025 के बीच में। अध्यक्षता संजय मल्होत्रा, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। अच्छा, 50 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस किया, 5.50% पॉलिसी रेट हो गया, ये हम पढ़ लिया। अब और कौन कौन थे इस कमेटी में? डॉक्टर नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर पूनम गुप्ता और संजय मल्होत्रा, 6 लोग थे, ठीक है। अब इनमें से 5 लोगों ने तो कहा कि हाँ 50 बेसिस पॉइंट तक डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन सुगाता भट्टाचार्य भी इसमें थी। सुगाता भट्टाचार्य ने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट्स तक ये कमी होनी चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था ना कि 5-1 से फैसला लिया है, तो 1 जो है वो यही है, सुगाता भट्टाचार्य, क्योंकि इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट तक कट करने के लिए कहा था। अब जो नेक्स्ट मीटिंग है एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, 4 से 6 अगस्त के बीच में होगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC, वित्त उद्योग विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, रमन अग्रवाल। तो फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने रमन अग्रवाल को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO नियुक्त किया है। जो FIDC है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो भी एसेट एंड लोन फाइनेंसिंग कंपनीज हैं या फिर NBFCs हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो सभी इसकी मेंबर होती हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाने से पहले भी इनसे कंसल्ट करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, प्रशांत त्रिपाठी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। What is the name of the Army tailored postal software launched by the Indian Army Postal Service Corps? भारतीय सेना डाक सेवा कोर द्वारा लॉन्च किए गए सेनानुकूलित डाक सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मेघदूत मिलेनियम। इंडियन आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प्स ने मेघदूत मिलेनियम लॉन्च किया है, जो कि एक आर्मी टेलर्ड पोस्टल सॉफ्टवेयर है, जिसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें, जो आर्मी पोस्टल सर्विस कॉर्प है, ये लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, और इन आर्म फोर्सेस के लिए बनाया गया है। ये इंडिया में हो चाहे फिर यूनाइटेड नेशन मिशंस के लिए हो। हु लॉन्च द आयुष सुरक्षा पोर्टल? आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रताप राव जाधव। आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव ने आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, एडवर्स रिएक्शन है, इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। दिस पोर्टल विल स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। This platform will serve as a vigilant watchtower against misleading advertisement and ensure that only safe and credible products reach the people. What is the rank of Delhi Airport among the top 10 hub airports in Asia Pacific and Middle East regions in 2024? 2024 में एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व क्षेत्रों के शीर्ष 10 हब हवाई अड्डों में दिल्ली हवाई अड्डे का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2024। तो दिल्ली एयरपोर्ट टॉप 10 हब एयरपोर्ट्स में शामिल है। अगर हम एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट रीजन्स की बात करें, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करती है दिल्ली में। अगर हम उन टॉप 10 हब एयरपोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली 10वें नंबर पर है, पहले नंबर पर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर है, फिर हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे पर आता है, इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया चौथे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर यह था हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Z and SBM Bank India have jointly launched the SBM Jet credit card which is powered by RuPay, ऑप्शन बी। तो Z and SBM Bank ने संयुक्त रूप से SBM Jet क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो RuPay द्वारा संचालित है। तो Z एक क्रेडिट स्कोर बिल्डर प्लेटफॉर्म है, और SBM Bank इंडिया इन्होंने मिलकर SBM Jet क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक फिक्स्ड डिपॉजिट बैक क्रेडिट कार्ड है। एंड दिस क्रेडिट कार्ड इज पावर्ड बाय RuPay नेटवर्क, और इसको लिंक कर सकते हैं आप किसी भी UPI ऐप पर डेली पेमेंट्स के लिए। हु वॉज कन्फर्ड द इनॉग्रल MP वीरेंद्र कुमार नेशनल थॉट लीडरशिप अवार्ड? MP वीरेंद्र कुमार राष्ट्रीय विचार नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पांडुरंग हेगड़े। जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं पांडुरंग हेगड़े, इन्हें MP वीरेंद्र कुमार नेशनल थॉट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इनका जो कार्य है, कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म में जो है एक्टिव रहे हैं उसके लिए
ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया वाटर कंजर्वेशन मैग्सेसे अवार्ड विनर डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। नाम याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। 5th डेथ एनिवर्सरी थी जो मातृभूमि के फॉर्मर CMD रहे MP वीरेंद्र कुमार, इनकी, तो इसी मौके पर ये अवार्ड दिया गया। 5 लाख रुपए भी दिए जाते हैं इसमें। इंडिया एंड विच कंट्री हैव फॉर्मली एग्रीड टू डीपन मैरीटाइम रिलेशंस, भारत और किस देश ने समुद्री संबंधों को आगे बढ़ाने पर औपचारिक रूप से सहमति व्यक्त की है। राइट आंसर ऑप्शन ए है जापान। तो भारत और जापान ने फॉर्मली सहमति जताई है कि हम मैरीटाइम रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। जापान ने अपना सपोर्ट भी दिया है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को एक स्मार्ट ग्रीन आइलैंड बनाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर यूज़ हो सके। Two sides have agreed on using digital technology in port operations to enhance efficiency, reduce logistical cost, and minimize carbon emissions. As of March 2025, what was the size of Reserve Bank of India's balance sheet? मार्च 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट का आकार कितना था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 76.25 लाख करोड़ रुपीज़। तो बैलेंस शीट जो है RBI की वो 8.20% से बढ़ी है और 76.25 लाख करोड़ रुपीज़ की वैल्यू रही मार्च 2025 तक, क्योंकि 33% गेन देखने मिला है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, जिसके कारण जो RBI वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट 2.7 लाख करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड दे पाई है। अच्छा, जो हमारे एसेट बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं? क्योंकि गोल्ड, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब बढ़ी है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट देखें तो 52.09% बढ़ी, फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 14.32% बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1.70% बढ़ी है, और इनकम भी जो है 22.77% तक बढ़ी है, जबकि एक्सपेंडिचर 7.76% तक बढ़ा है। लायबिलिटीज़ साइड पर देखें तो RBI की लायबिलिटीज़ बढ़ी हैं क्योंकि नोट्स जो इशू किए गए उनमें इंक्रीज़ देखने मिला, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, अदर लायबिलिटीज़, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। 44,861.70 करोड़ रुपये का प्रोविज़न किया गया, कंटीजेंसी फंड में ट्रांसफ़र किया गया उसे। डोमेस्टिक एसेट्स 25.73% है, वहीं फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड्स, लोन एंड एडवांसेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, ये 74.2% है टोटल एसेट्स के। Which two wetlands in Rajasthan were recently declared as Ramsar sites in June? हाल ही में जून में राजस्थान की किन 2 अर्ध भूमियों को रामसर साइट घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है कीचन एंड मीनार। तो कीचन जो कि फालोडी में आती है, मीनार जो कि उदयपुर में आती है, ये दोनों ही वेटलैंड साइट है, राजस्थान में स्थित है। इन्हें रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है और इस तरह से भारत में जो रामसर साइट्स की संख्या है वो 91 हो चुकी है, जो कि हाईएस्ट है पूरे एशिया में। अब राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं, 2 तो ये हुई और ऑलरेडी सांबर लेक थी, और केवलादेव घना नेशनल पार्क भी रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन 1971 में अडॉप्ट किया गया था। रामसर एक जगह का नाम है ईरान में। भारत ने इस कन्वेंशन को 1982 में ज्वाइन किया था। अच्छा, एक टर्म आती है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें भी वो वेटलैंड्स आते हैं जिनकी स्थिति, इकोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो डेटोरेट होता जा रहा है, यानी कि स्थिति बिगड़ती जा रही है ह्यूमन एक्टिविटी या फिर पोल्यूशन के कारण। भारत की ओर से 2 वेटलैंड्स है जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, एक तो है केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान और दूसरा है लोकटकलेव मणिपुर। चिल्का लेक भी पहले इसमें था, लेकिन 2002 में फिर इसको रिमूव कर दिया गया था इस लिस्ट से। हु वॉन द विमेंस सिंगल्स टाइटल एट द 2025 फ्रेंच ओपन? 2025 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है कोको गॉफ। 2025 फ्रेंच ओपन ये पेरिस फ्रांस में खेला गया है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है जो फ्रेंच ओपन है, ये इसकी खासियत है, और इसको रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। कोको गॉफ यूनाइटेड स्टेट्स से हैं। इन्होंने अपना पहला रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप या फिर फ्रेंच ओपन जीता है। फाइनल में इन्होंने टॉप रैंक्ड अरेना सबलेनका जो कि बेलारूस की हैं, इन्हें हराया है। मेंस डबल्स स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबोलोस ने जीता। वहीं मिक्स डबल्स इटली की सारा ईरानी और इटली के एंड्रिया वावासोरी ने जीता है। हु वॉन द नॉर्वे चेस 2025 टाइटल इन द ओपन सेक्शन? ओपन वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन। देखिए, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हाल ही में हुई है। डी कुकेश यानी जो है फैबियानो कारुआना के अगेंस्ट खेलते हुए ब्लंडर किया, जिसके कारण इन्हें 3rd नंबर प्राप्त हुआ, और इस कारण जो मैग्नस कार्लसन है 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, ये नॉर्वे चेस टाइटल जीत गए। ये इनका 7वां नॉर्वे चेस टाइटल है।
विमेन सेक्शन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन की एना मोजिचुक, इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो अगर डी कुकेश ये गेम जीत जाते फैबियानो के अगेंस्ट तो विनर बन जाते। वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नीस, फ्रांस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पहले स्टेज एक्सपोज नीस फ्रांस में हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही शेपिंग अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इंडिया पेवेलियन एट वर्ल्ड एक्सपो 2025 इन ओसाका, जापान? जापान के ओसाका में विश्व एक्सपो 2025 में भारत पवेलियन का शीर्षक क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत मंडप। देखिए वर्ल्ड एक्सपो 2025 ये ओसाका जापान में चल रहा है और वहाँ पर इंडियन पवेलियन भी लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल है भारत मंडप। और टॉप 5 मोस्ट एडमायर्ड पेविलियंस में भारत ने अपनी जगह बनाई है। पहली बार है जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस पेविलियन को बनाने की। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दी जाती थी। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ये नोडल एजेंसी है इस पेविलियन के लिए। सेंट्रल थीम इस वर्ल्ड एक्सपो का रहा है डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एग्री हैकाथॉन हेल्ड, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, पुणे। देखिए इंडिया का फर्स्ट एग्री हैकाथॉन ये पुणे महाराष्ट्र में जो है हुआ है। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि पूरे देश भर में 9 हॉर्टिकल्चर फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश किया जाए। तो क्लीन प्लांट इनिशिएटिव में एक्सपर्ट टेक्निकल गाइडेंस प्राप्त होगी इजराइल से और नीदरलैंड से। और जो नर्सरीज है उनको एडवांस बनाने में ये सहायता करेगा। 3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी लार्ज नर्सरीज में, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी मिड साइज नर्सरीज में। नेशनल एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस 2025 ये नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा। Who has been elected as the president of the International Institute of Administrative Sciences for the 2025-2028 term? 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, वी श्रीनिवास। देखिए वी श्रीनिवास जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का 2025 से 2028 टर्म के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ये भारत को रिप्रेजेंट करता है एज अ मेंबर स्टेट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस 1998 से ही। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस ये 31 मेंबर कंट्रीज़ की फेडरेशन है। 20 नेशनल सेक्शंस हैं, 15 एकेडमिक सेंटर्स हैं। हालांकि ये यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का जो वर्क है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उसके साथ एक्टिवली इंगेज्ड रहती है। In which Indian state is India's first 1000 megawatt variable speed pumped storage plant? In which Indian state is India's first 1000 megawatt variable speed pumped storage plant? भारत का पहला 1000 मेगावाट परिवर्तनीय गति पंप स्टोरेज प्लांट किस भारतीय राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तराखंड। देखिए THDC इंडिया लिमिटेड ने सक्सेसफुली जो टिहरी उत्तराखंड में 1000 मेगावाट का वेरिएबल स्पीड पम्प्ड स्टोरेज प्लांट इस्टेब्लिश किया जा रहा है, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है 250 मेगावाट की, उसका कमर्शियल ऑपरेशन डेट प्रोसेस पूरा किया है। कमर्शियल ऑपरेशन डेट प्रोसेस मतलब अब प्लांट रेडी है एक्टिव होने के लिए, ठीक है। सब कुछ जो भी टेक्निकल एक्सपेक्ट है या फिर मैकेनिकल एक्सपेक्ट है, ठीक है, जो भी फिजिकल एक्सपेक्ट है सब कुछ उसका पूरा कर चुके हैं और अब वो रेडी है यूज़ करने के लिए या फिर चालू होने के लिए। आपको बताने इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा ये भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट बन जाएगा टिहरी। प्रोजेक्ट विल एलिवेट द टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स कैपेसिटी टू 2400 मेगावाट। अब जो टिहरी हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है वो 2400 मेगावाट की हो जाएगी और इस तरह से इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक तेंदुए किस शहर में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। देखिए एक होलमाथी नेचर फाउंडेशन है, इसने एक कैमरा ट्रैप सर्वे किया है
उसने बताया कि बेंगलुरु या फिर इसके आसपास के एरिया में 80 से 85 लेपर्ड्स हैं। इस तरह से बेंगलुरु मुंबई का जो संख्या है लेपर्ड्स की, 54 लेपर्ड्स की, उसको उससे आगे निकल गया है और सबसे ज़्यादा संख्या बेंगलुरु में हो चुकी है। अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो लार्ज मेट्रोपोलिस में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स की संख्या तो वो बेंगलुरु में है। 54 लेपर्ड्स तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में ही है बेंगलुरु में, बाकी 30 इधर उधर घूम रहे हैं आसपास ही। Dassault Aviation has tied up with which company to manufacture the Rafale fighter aircraft fuselage for India and other global markets? Dassault Aviation ने भारत और अन्य वैश्विक बाजारों के लिए राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स। देखिए जो फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी है डसॉल्ट एविएशन और इंडिया की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है, इन्होंने 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसके तहत भारत में जो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके फ्यूजलेस को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि जो भी इसके पुर्जे होते हैं उन सबको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पहली बार है जब फ्रांस के बाहर इस तरह का कार्य किया जाएगा किसी भी देश में। टाटा एडवांस सिस्टम्स ये कटिंग एज प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करेगा हैदराबाद में राफेल एयरक्राफ्ट के जो भी स्ट्रक्चरल सेक्शंस हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। US President Donald Trump signed a new travel ban targeting 12 countries. Which of the following is not one of them? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों पर नई यात्रा प्रतिबंध पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, पाकिस्तान। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नया ट्रैवल बैन जो है साइन किया है जिसमें 12 कंट्रीज पर बैन लगा दिया है वहाँ के लोगों पर कि वो अमेरिका नहीं आ सकते। तो इसमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन है। हालांकि जो इनके एथलीट्स हैं वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो कि US को होस्ट कर रहा है कनाडा और मैक्सिको के साथ, एज वेल एज 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विच कंपनी गॉट द लाइसेंस फ्रॉम सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इस कंपनी को केंद्र से लाइसेंस मिला। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टारलिंक। देखिए एलन मस्क की जो स्टारलिंक है इसे लाइसेंस मिल गया है कि ये सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में प्रोवाइड करा सकती है और इस तरह से तीसरी कंपनी बन जाएगी यूटेलसेट, वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के अलावा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हमारे देश में प्रोवाइड करने की मंजूरी मिली है। एक और एप्लीकेंट है अमेजोन का कुइपर, इसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है, ये भी मिल जाएगा। Center has launched a centralized digital platform for real-time uploading, verification and monitoring of वक्फ properties. What is the name of the portal? केंद्र ने वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, उम्मीद। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू, इन्होंने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग की जा सकती है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की। तो मिनिस्ट्री ने ही बनाया है इसको, माइनॉरिटी अफेयर्स ने। उम्मीद विल फीचर अ डिजिटल इन्वेंट्री विद जियो टैगिंग ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज। Other key features include an online grievance redressal system for better responsiveness and integration with GIC mapping and other e-governance tools. पब्लिक एक्सेस में मिल सकेगा जो भी वेरीफाइड रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं वक्फ से संबंधित। वेयर वॉज द ICRI SAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लॉन्च्ड? कृषि में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए ICRI SAT उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर ICRI SAT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, बस इतना ही पढ़िएगा इसमें। What was the amount of the monetary penalty imposed by the RBI on PayMe India Financial Services? RBI द्वारा PayMe India Financial Services पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 लाख रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है PayMe इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि RBI के जो सर्टेन प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन इसके द्वारा नहीं किया गया। RBI ने 32,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है इंडिया होम लोन लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर भी,
और 16,000 की मॉनेटरी पेमेंट लगाई है खुश हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर भी इन्होंने KYC से संबंधित जो प्रोविजन हैं RBI के उनका अनुपालन नहीं किया। विच प्रोडक्शन कंपनी प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्री सीरीज RBI अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी? किस प्रोडक्शन कंपनी ने डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला RBI अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी का निर्माण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, चौक बोर्ड एंटरटेनमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो हॉटस्टार के साथ मिलकर एक 5 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई है जिसका टाइटल है RBI अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी। इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस किया है चौक बोर्ड एंटरटेनमेंट ने। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो 90 साल का इतिहास है उसको दिखाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ फुल सर्विस सेंट्रल बैंक परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग करेंसी मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड NBFCs, रेगुलेशन ऑफ करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट, मार्केट्स एंड पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये सब आप जानते ही हैं। Which new category has been introduced under the National Awards for E-Governance 2025? E-Governance के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के तहत कौन सी नई श्रेणी शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव्स फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्राम पंचायत। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के साथ मिलकर एक और कैटेगरी ऐड की है नेशनल अवार्ड्स फॉर E-Governance 2025 में, और इसका टाइटल है कैटेगरी है ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव्स फॉर डीपनिंग सर्विस डिलीवरी एट ग्राम पंचायत और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल लोकल बॉडीज। तो इसमें गोल्ड अवार्ड मिला है रोहिणी ग्राम पंचायत धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र को, सिल्वर अवार्ड मिला है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा को, जूरी अवार्ड मिला है पलसना ग्राम पंचायत सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात को, जूरी अवार्ड मिला है सुकाती ग्राम पंचायत केंदुझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को। तो इसमें एक ट्रॉफी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, 10 लाख रुपए मिलते हैं गोल्ड अवार्डीज को और 5 लाख मिलते हैं सिल्वर अवार्डीज को। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन? रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, जैनिक माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस एल्करास। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको PDF में सही कर दूंगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कार्लोस एल्करास। जैनिक सिनर को तो हराया है इन्होंने। देखिए, स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस एल्करास। इन्होंने पिछली बार भी रोलैंड गैरोस जीता था, यानी कि फ्रेंच ओपन जीता था, और इस बार भी इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। किसे हराया फाइनल में? वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर को। और ये लॉन्गेस्ट फ्रेंच ओपन मैन सिंगल्स फाइनल रहा है। इस में लगभग 5-5.5 घंटे ये चला है। और एल्करास का ये 5th ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इतने ही फाइनल में अपीयर हुए हैं और इतने ही फाइनल इन्होंने अब तक जीते हैं 5। और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जा रहा है इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट, क्योंकि 2 सेट हार चुके थे, उसके बाद इन्होंने कमबैक किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जीते अगले 3 सेटों में। और ये इनका बैक टू बैक टाइटल है फ्रेंच ओपन में। पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। अच्छा, जो एल्कराज है ये 3rd यंगेस्ट पर्सन बने हैं इतिहास में जिन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, यानी कि एज के हिसाब से देखें। और इनसे पहले जोनबोर्ग और राफेल नडाल रहे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, अश्वनी लोहानी। फॉर्मर एयर इंडिया चीफ हैं अश्वनी लोहानी, इन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMLL का, न्यू दिल्ली स्थित। इनसे पहले इस पोस्ट पर संजीव नंदन सहाय थे जिनका टेन्योर एंड हो चुका है। अच्छा, एयर इंडिया के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होने के अलावा जो मिस्टर लोहानी हैं ये रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवेज़ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उससे पहले फिर ये 2001 के समय में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसे ITDC बोलते हैं, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इसकी जो सोसाइटी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिवैम्प किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। पहले 29 मेंबर्स से अब 34 मेंबर्स हो गए हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है ये 3 मूर्ति हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आती है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ के बाद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, T. रविशंकर।
तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने टी रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन्हें पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया है 16th फाइनेंस कमीशन का, और 31 अक्टूबर 2025 तक इस पोस्ट पर रहेंगे। क्यों इनको अपॉइंट किया गया? क्योंकि इनसे पहले जो अजय नारायण झा थे, जो मेंबर थे, उन्होंने पर्सनल ग्राउंड के कारण, निजी कारणों के कारण रेजिग्नेशन दे दिया है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसको गठन किया गया 31 दिसंबर 2023 को। डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के, ने चेयरमैन बनाया गया है, और अपनी रिपोर्ट ये 31 अक्टूबर 2025 तक भेजेंगे, और इन रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया जाएगा फिर 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए। Who has been appointed as the new chairman of Tata Chemicals? टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एस पद्मनाभन। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ये पहले टाटा केमिकल्स के चेयरमैन डायरेक्टर हुआ करते थे, इन्होंने इस पद से स्टेप डाउन कर दिया है, और अब एस पद्मनाभन को नया चेयरमैन बनाया गया है। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश जी मेहता, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 उलानबाटर ओपन? 2025 उलानबाटर ओपन में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 6। तो इंडियन रेसलर्स ने 2025 उलानबाटर ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में 21 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 तो गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडियन वीमेंस रेसलर ने 5 गोल्ड मेडल जीते इसमें, और अनिल मोर ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। मतलब केवल एक ही पर्सन मैन ने गोल्ड मेडल जीता, बाकी 5 जो महिला रेसलर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। काबर हुआ इवेंट मंगोलिया कैपिटल है उलानबाटर। फॉर विच पीरियड हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए कितने समय के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2026 टू 2028। भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इसमें इलेक्ट कर लिया गया 2026-2028 पीरियड के लिए। वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का, जो इकोसॉक है, और 1945 में स्थापना हुई थी। 54 मेंबर्स स्टेट हैं इसके। Which global technology company in June received in principle approval from the RBI to operate as a cross-border payment aggregator? जून में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है वाइस। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है वाइस, इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर मतलब इस तरह की एंटिटी जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसमें जो पेमेंट्स होता है, ठीक है, उसको कर सके, पेमेंट्स फैसिलिटेशन कर सके। 31 अक्टूबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की थी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित। और कोई भी एंटिटी पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर है उसकी एक लिमिट भी है कि 25 लाख रुपए पर यूनिट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और कोई भी कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर पर कार्य करना चाहती है उसकी नेटवर्थ मिनिमम 15 करोड़ होनी चाहिए। मई 2025 में पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट्स का दर्जा दिया गया। हाउ मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स रिसीव द अवार्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025? कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 15। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिए हैं राष्ट्रपति भवन में। और ये जो अवार्ड्स इनकी स्थापना 1973 में की गई थी एज अ ट्रिब्यूट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। Who has been re-elected as the president of the World Anti-Doping Agency WADA? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विटोल्ड बाका। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो फाउंडेशन बोर्ड है, इन्होंने प्रेसिडेंट विटोल्ड बाका को री-इलेक्ट किया है, वाइस प्रेसिडेंट यांग को भी री-इलेक्ट किया है 3rd एंड फाइनल 3 ईयर टर्म के लिए। वाडा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एफिलिएटेड है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में इसका हेडक्वार्टर्स है।
ड्रग वगैरह टेस्ट करती है, किसी ने कुछ इलीगल सब्सटेंस तो नहीं लिया हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमांडर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कमांड सूबेदार मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के पहले कमांड सूबेदार मेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सूबेदार मेजर अजीत सिंह। सूबेदार मेजर अजीत सिंह को फर्स्ट कमांड सूबेदार मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें जो ये एक न्यूली इंस्टीट्यूटेड पोजीशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डायरेक्शन पर इसको बनाया गया है। और इन्होंने कहा है कि जितने भी आर्मी कमांड्स हैं सब में कमांड सूबेदार मेजर की पोस्ट होनी चाहिए। विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज कोलैबोरेटिंग विद OpenAI टू लॉन्च द OpenAI एकेडमी इन इंडिया। भारत सरकार की कौन सी पहल भारत में OpenAI एकेडमी शुरू करने के लिए OpenAI के साथ सहयोग कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया AI मिशन। तो OpenAI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया AI मिशन के साथ, जिसके तहत भारत में OpenAI एकेडमी खोली जाएगी। तो इस पार्टनरशिप के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कंटेंट दिया जाएगा OpenAI एकेडमी और इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स पोर्टल के जरिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 4 रीजनल लैंग्वेजेस। With the second largest number of ChatGPT users, India ranks among the top countries actively building AI technologies. World's largest known iron ore reserve discovered in which country? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लौह अयस्क भंडार किस देश में खोजा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन आयरन और रिजर्व पाया गया है। लगभग 55 बिलियन मैट्रिक टन्स का रिजर्व है ये। आपको बता दें जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन और सप्लायर है, खास करके यहाँ पर एक पिलबारा रीजन है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयरन और का। ओलंपिक डैम है यहाँ पर एक जगह, ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट माइन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल डिपॉजिट भी है यहाँ पर यूरेनियम का। जैसिंथ एम्ब्रोसिया ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट सिरकोन माइन है वर्ल्ड में। कुछ और यहाँ की माइन्स देखने कालगुडी गोल्ड माइनिंग है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। माउंट ईसा ये भी माइनिंग के लिए जानी जाती है, कॉपर लेड के। माउंट मॉर्गन गोल्ड माइन है, गोल्ड की माइन है ये क्वींसलैंड में। अर्न्स्ट हेनरी माइन है, कॉपर माइन है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5%, 6.5%। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, इन्होंने प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं एनुअल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल 2024-25 और क्वार्टरली एस्टिमेट्स जारी किए हैं जीडीपी के जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा 2024-25 का उसके लिए। तो रियल जीडीपी 6.5% बता रहे हैं फाइनेंशियल 2024-25 के। नॉमिनल जीडीपी 9.8% बता रहे हैं। वहीं अगर हम 2024-25 के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो रियल जीडीपी 7.4%, नॉमिनल जीडीपी 10.8%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है और 8.9% की ग्रोथ देखने को मिली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में। वहीं 7.2% की ग्रोथ देखने को मिली है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में 4.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ये 187.97 लाख करोड़ रुपए रही है 2024-25 में। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये 330.68 लाख करोड़ रुपए रही है 2024-25 में। रियल जीवीए 171.87 लाख करोड़ रुपए रहा है 24-25 में। नॉमिनल जीवीए 300.22 लाख करोड़ रुपए रहा है। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ये अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें 2024-25 के तो 51.35 लाख करोड़ रुपए रहा है। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस फोर्थ क्वार्टर में 88.18 लाख करोड़ रुपीस रहा है। रियल जीवीए फोर्थ क्वार्टर में 45.76 लाख करोड़ रुपीस रहा है। नॉमिनल जीवीए फोर्थ क्वार्टर में 79.46 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया है। According to the comprehensive modular survey Telecom 2025, what percentage of rural women aged 15 and above do not own a mobile phone? व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण दूरसंचार 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की कितनी प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 51.6%। तो देखिए लगभग हाफ
ऑफ द वीमेन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम 2025 में बताया गया, जिसे रिलीज़ किया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। इसमें बताया गया कि 51.6% ऑफ वीमेन जो कि 15 साल उससे ऊपर की हैं रूरल एरियाज़ में, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। 80.7% मैन के पास जबकि है। अर्बन एरियाज में 71.8% वीमेन के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, 90% ऑफ मैन के पास मोबाइल डिवाइसेस हैं। रूरल एरियाज में 79.2% ऑफ मैन एंड 75.6% ऑफ वीमेन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव हु ओन्ड अ मोबाइल फ़ोन हैड अ स्मार्टफोन। जिनके पास मोबाइल फ़ोन था वो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन निकला है। अर्बन एरियाज में 89.4% फॉर मैन एंड 86.2% फॉर वुमेन है सेम चीज़ के लिए, मतलब स्मार्टफोन के लिए। 74.8% of rural males aged 15 to 24 owned a mobile phone. The corresponding figure for females was just 51.7%. Which country has for the first time on the presidency of the UN Habitat General Assembly? किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा की अध्यक्षता हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात पहली बार जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम UN हैबिटेट जिसे कहते हैं, इसकी प्रेसिडेंसी हासिल कर पाया है 2025 से 29 टर्म के लिए, और ये प्रेसिडेंसी ये मलेशिया के साथ शेयर करेगा। आपको बता दीजिए UN हैबिटेट है, इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ पार्टनर विद विच इंडियन कंपनी टू एक्सेलरेट AI एडॉप्शन इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है योटा डेटा सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा डेटा सर्विसेज इन्होंने पार्टनरशिप की है भारत में AI एडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, तेजी लाने के लिए, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो इसका एजूर AI सर्विसेज है उसको शक्ति क्लाउड के साथ जो है इंटीग्रेट करेगा। What was India's fiscal deficit as a percentage of GDP for financial 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 4.8%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 4.8% का उसे अचीव कर लिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो के रूप में जो हम कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट, और ये बात हो रही है 24-25 के लिए, ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया है। 24-25 में जो फिस्कल डेफिसिट थी ये 15.77 लाख करोड़ रुपये थी, जो कि GDP की 4.8% है। अगर हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और इसकी जो टोटल रिसीट्स हैं, रिसीट्स में से बोरोइंग्स हम बाहर निकाल देंगे तो फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी होती है, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में फरवरी में फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ GDP बताया है 2025-26 के लिए। अभी हम ऊपर अब तक 24-25 की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें 25-26 का जो हमारा टारगेट है। व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले? इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है चूज प्ले एवरी डे। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले हर साल 11 जून को मनाया जाता है। साल 2025 में इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का थीम रहेगा चूज प्ले एवरी डे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एस महेंद्र देव। इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र देव, इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM का। अब तक ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे एक्सिस बैंक के बोर्ड पर, उस पोजीशन रिजाइन कर दिया है और अब ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अब तक नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, ये इस पद पर थे, मतलब ये इस EAC-PM को हेड कर रहे थे। फुल टाइम मेंबर संजीव सन्याल हैं, इसमें संजय कुमार मिश्रा है, सामिका रवि हैं। वहीं न्यू पार्ट टाइम मेंबर्स भी ऐड किए गए हैं, जिनमें से सौम्यकांति घोष भी हैं, जो कि ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अमंग दोज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC फॉर द 2026-2027 टर्म? निम्न में से कौन सा देश 2026-2027 कार्यकाल के लिए UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने वालों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है कनाडा।
देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNG जिसे कहते हैं, इन्होंने बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया एंड लिबेरिया, इन्हें नॉन परमानेंट मेंबर चुना है UN सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के टर्म के लिए। 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और ये कंट्रीज ज्वाइन करेंगी डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को, जो कि पहले से ही इस नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपॉइंटेड हैं। 2024 में इलेक्ट हुई थी और 2026 तक रहेंगे इस पद पर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में हुई थी UN चार्टर के तहत और यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है ये। 15 मेंबर्स इसमें होते हैं, 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स जिनके पास वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं और इनके पास वीटो पावर नहीं होती। पाकिस्तान को UNSC 1988 तालिबान सैंक्शंस कमेटी फॉर 2025 के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है और ये वाइस चेयर के तौर पर कार्य करेगा UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी के लिए 2025-26 जनवरी के लिए। विच बैंक पेड अ डिविडेंड ऑफ 8,076.84 करोड़ रुपीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? किस बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का बिगेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने 8,076.84 करोड़ रुपए का लाभांश या डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंशियल 2024-25 के लिए और ये डिविडेंड चेक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को दिया गया। SBI चेयरमैन CS सेट्टी हैं और इस मौके पर जो फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी हैं M नागराजू और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय शेठ, ये भी मौजूद रहे। तो डिविडेंड मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है उसको वो फिर बांट देती है अपने शेयर होल्डर्स में, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो 15.90 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है 2024-25 में और प्रीवियस ईयर में ये 13.70 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया था, तो उससे ज़्यादा ही है। 2024-25 में SBI ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो 70,901 करोड़ रुपए का कमाया है, जबकि पिछले साल 61,077 करोड़ रुपए का कमाया था। MS धोनी became the 11th Indian to be inducted into the ICC Hall of Fame। MS धोनी ICC Hall of Fame में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो फॉर्मर इंडिया कैप्टन MS धोनी, इन्हें ICC Hall of Fame में इंडक्ट किया गया है लंदन में और 7 नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया गया है, उनमें से MS धोनी भी एक हैं और इन 7 प्लेयर में 5 मैन हैं, 2 वुमेन हैं और 115 लोगों को अब तक दिया जा चुका है, उनमें 7 आप और ये ऐड कर लीजिए। धोनी 11वें भारतीय बने हैं और 9वें भारतीय मेल प्लेयर बने हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। अच्छा, इनके अलावा इस बार मैथ्यू एडन, डैनियल विटोरी, हासिम अमला, ग्रेम स्मिथ, साना मीर और सारा टेलर, इन्हें भी इंक्लूड किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था। धोनी की बात करें 2004 में इन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, भारतीय कप्तान बचे 2007 में और 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीता, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इकलौते कप्तान है क्रिकेट हिस्ट्री में जिन्होंने तीनों ही ICC वाइट बॉल ट्रॉफीज जीती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए अगस्त 2020 में। 350 वनडे इंटरनेशनल इन्होंने खेले, 10,773 रन बनाए हैं, 50.57 के एवरेज से 10 सेंचुरीज हैं, 73 50s हैं, 90 टेस्ट मैच इन्होंने खेले हैं और 300 विकेट कीपिंग डिसमिसल्स इन्होंने किए हैं। विच कंट्री वॉन द 2025 UEFA नेशंस लीग टाइटल? किस देश ने 2025 UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पुर्तगाल। 2025 UEFA नेशंस लीग फाइनल, ये फाइनल टूर्नामेंट था 2024-25 एडिशन का UEFA नेशंस लीग का। तो जो भी UEFA के 55 मेंबर्स एसोसिएशंस हैं उनकी जो मेंस नेशनल टीम्स है वो पार्टिसिपेट करती है इसमें और इस बार ये टूर्नामेंट 4 से 8 जून के बीच में चला जर्मनी में। पुर्तगाल ने फाइनल जीता है स्पेन के अगेंस्ट पेनल्टीज़ के जरिए, क्योंकि 2-2 से ड्रॉ हो गया था, उसके बाद फिर पेनल्टीज से डिसीजन हुआ और पुर्तगाल का ये सेकंड नेशनल लीग्स टाइटल है। Who has received the Global Leadership Award from the US-India Strategic Partnership Forum in 2025? US-India Strategic Partnership Forum से 2025 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कुमार मंगलम बिरला।
तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, इन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया है अपने 8th एनुअल लीडरशिप समिट में वाशिंगटन डीसी में। इनके अलावा अरविंद कृष्णा, जो कि चेयरमैन एंड सीईओ एंड प्रेसिडेंट है IBM के, और तोशियाकी हिगाशिहारा, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हिताची के, इन्हें भी सम्मानित किया गया। मिस्टर बिरला को अवार्ड दिया गया है इनकी लीडरशिप के लिए एज अ चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि लार्जेस्ट इंडियन इन्वेस्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अंकुर इनिशिएटिव टू प्रमोट अर्बन ग्रोथ? किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अंकुर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जिसके जरिए अर्बन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा, इसे लॉन्च किया है। अंकुर का मतलब है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो एक तरह का जो है सिटीज़ इस तरह की बनाई जाएंगी जो कि एफिशिएंट हो, स्मार्ट हो और सिटीजन सेंट्रिक हो। तो विकसित उड़ीसा बनाने की और एक कदम है ये। वेयर वॉज इट 2025 लेवेंडर फेस्टिवल हेल्ड? 2025 लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है भद्रवाह। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 2 दिन का लेवेंडर फेस्टिवल 2025 इनोग्रेट किया है भद्रवाह टाउन जम्मू में। इसे CSIR IIM जम्मू द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। लेवेंडर फेस्टिवल हर साल ही होता है एरोमेटिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, पर्पल रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि एरोमा मिशन के तहत आता है। और भद्रवाह जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जाता है। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 4th थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप? चौथे थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर ऑप्शन डी है 8। दीपक और नमन तंवर, इन्होंने इंडिया के कैंपेन को आगे बढ़ाया है। 4th ताइवान ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल इन दोनों ने ही जीते हैं और इस तरह से टोटल 8 मेडल भारत ने जीते। दीपक ने गोल्ड जीता 5-0 से ये जीत हासिल की इन्होंने उज्बेकिस्तान के जवोकीर पर 75 kg कैटेगरी में। वहीं जो नमन है इन्होंने चाइना के हैन सुसन के ऊपर जीत दर्ज की 90 kg फाइनल में। महिलाओं के 80 kg फाइनल में किरण कजाकिस्तान के प्लेयर से हार गई और सिल्वर के लिए इन्हें सेटल होना पड़ा। इस तरह से तमन्ना, प्रिया, संजू, स्नेह और रातले, ठीक है, इन सब ने जो है ब्रोंज मेडल के लिए फिनिश किया पोडियम पर। सुंजोय मोंगा हु पास्ट रिसेंटली वाज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? सुजोय मोंगा, जिनका हाल में निधन हो गया, लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बर्डमैन ऑफ मुंबई। तो सुजोय मोंगा, जिन्हें बर्डमैन ऑफ मुंबई के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया 63 की एज में। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने स्कॉलर, ऑथर एंड लिटरेरी कमेंटर दाजी पनसीकर, जिन्हें नरहरि विष्णु शास्त्री कहते हैं, इनका निधन हो गया 92 की एज में, थाने महाराष्ट्र में। एथेने एमिल बोलियो, फ्रेंच बायोकेमिस्ट रहे हैं, फिजिशियन रहे हैं, इन्हें फादर ऑफ एबॉर्शन बिल के नाम से भी जाना जाता है, इनका भी निधन हो गया पेरिस में 98 की एज में। Which 2 entities signed an MOU to enable multilingual AI solutions in Indian Railways? भारतीय रेलवे में बहुभाषी AI समाधान सक्षम करने के लिए किन 2 संस्थाओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया भाषी डिवीजन एंड CRIS। तो देखिए, डिजिटल इंडिया भाषी डिवीजन और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि CRIS, इन्होंने इंडियन रेलवेज में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो भी AI के जरिए एक MOU साइन किया है, जिसके जरिए मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर। और इनका मकसद है जो भाषी नहीं है हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैंग्वेज टेक्नोलॉजी स्टैक, इसको RBI के अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनमें इंटीग्रेट करना, ताकि अलग अलग भाषाओं में सेवाएं दी जा सकें। और 22 इंडियन लैंग्वेजेस में भाषिनी सेवा प्रदान करती है। विच कंपनी सेटिंग अप इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट एट पानीपत? कौन सी कंपनी पानीपत में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई स्थापित कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल। तो देखिए, भारत में क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने की और एक कदम बढ़ाते हुए इंडियन ऑयल ने डिसाइड किया है कि हम 10,000 टन पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट स्थापित करेंगे पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। और ये लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव होगा भारत में अब तक का। 2027 दिसंबर में इसको कमीशन कर दिया जाएगा।
विच बैंक हैज साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद अमूल एंड रिच प्लस टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? किस बैंक ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अमूल और रिच प्लस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है अमूल के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है, और रिच प्लस के साथ, जो कि अमूल का ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्टनर है। इंडियन ओवरसीज बैंक हरित क्रांति स्कीम भी लॉन्च करेगी ऑर्गेनिक फार्मर्स की जो नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए, और जो ये MOU साइन किया गया है इसके जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, रूरल एम्पावरमेंट में हेल्प करेंगे इससे। इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक नया ऑनलाइन टूल भी लॉन्च किया जिसका नाम है लोकेट IOP। इसके जरिए कस्टमर्स क्विकली और इजली जो है इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच, ATMs, ऑफिसेस लोकेट कर सकते हैं आसपास। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO इंडियन ओवरसीज बैंक है जो कुमार श्रीवास्तव है। विच कंपनी अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ द GSPay टेक्नोलॉजी स्टैक? किस कंपनी GSPay प्रौद्योगिकी स्टैक के अधिग्रहण की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोनपे। फोनपे ने जो एक कन्वर्सेशनल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है गपशप, इसका जो प्रोप्राइटरी GSPay टेक्नोलॉजी स्टैक है इसको एक्वायर कर लिया है ताकि UPI बेस्ड पेमेंट्स इनेबल की जा सके फीचर फ़ोन से। फीचर फ़ोन मतलब वो जो स्मार्टफोन नहीं होते। तो GSPay एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि NPCI का जो UPI पेमेंट सोल्यूशन है प्रोवाइड कराती है फीचर फ़ोन्स में UPI 123 पे के जरिए। को-फाउंडर एंड CEO फोनपे के समीर निगम है। What was the total value of UPI transactions recorded in May 2025? मई 2025 में दर्ज UPI लेनदेन का कुल मूल्य कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 25.14 लाख करोड़ रुपए। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI ट्रांजेक्शन्स में 23% का इंक्रीज देखने के लिए मई 2025 में, और ये 25.14 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया है। अगर हम मई 2024 में बात करें तो 20.44 लाख करोड़ रुपीस था। वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजेक्शन भी बढ़ी है 33% से और 1868 करोड़ हो चुकी है मई के महीने में। वहीं एक साल पहले मई में 1403 करोड़ था। मई 2025 में एवरेज डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बढ़ा है, 60.2 करोड़ हुए हैं। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 81,106 करोड़ रुपए रहा है। Who has been entrusted with the financial and administrative powers of CEO and MD of LIC in June 2025? जून 2025 में LIC के CEO MD की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है सतपाल भानु। गवर्नमेंट ने सतपाल भानु जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इन्हें फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फंक्शंस की जिम्मेदारी दी है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की 3 मंथ के लिए। इसलिए दी गई कि जो CEO एंड MD हैं SBI के सिद्धार्थ मोंटी, इनका जो टर्म है जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। When is the World Day Against Child Labor observed each year? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 12 जून। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये 12 जून को मनाया जाता है, और इस साल 2025 में इसका थीम रहा है प्रोग्रेस इज एविडेंट बट देयर इज मोर वर्क टू बी डन, लेट्स एक्सेलरेट एफर्ट्स। Which state attracted maximum foreign inflows in financial 25? वित्त वर्ष 2025 में किस राज्य ने अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखिए भारत में फाइनेंशियल 2024-25 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यानी कि FDI है, तो उसमें 51% तो केवल 2 ही राज्यों ने समेट ली है, महाराष्ट्र ने और कर्नाटक ने। ऐसा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड के डेटा में बताया गया है। सबसे ज़्यादा FDI महाराष्ट्र के पास आई है अगर हम राज्यों की बात करें, 19.6 बिलियन US की 2024-25 में, जो कि टोटल FDI भारत ने जो प्राप्त किया उसका 31% है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, इसने 6.62 बिलियन US की FDI जो है प्राप्त की है, और ये सब इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। उसके बाद फिर दिल्ली आता है, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, हरियाणा और फिर तेलंगाना। टोटल FDI भारत में 81.04 बिलियन US की रही है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 3 सालों में हाईएस्ट है, और 2023-24 में जो FDI थी वो 71.3 बिलियन US की थी। हु इज़ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है स्वरूप कुमार शाह। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वरूप कुमार शाह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पंजाब एंड सिंध बैंक के, इनका जो कार्यकाल है वो 21 महीनों के लिए और बढ़ा दिया है, और इनका कार्यकाल 2 जून 2025 को एंड हो रहा था,
लेकिन अब 28 फरवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO के रूप में ये 3 जून 2022 को नियुक्त हुए थे। एक और इस तरह का करंट अफेयर देख लेते हैं। यूको बैंक ने सुमित खंडेलवाल को अपना नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ डियोश इंडिया? डियोश इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टीफन शेफर। डियोश बैंक ने स्टीफन शेफर को अपना नया CEO नियुक्त किया है डियोश इंडिया का, और इनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को ये हेड करेंगे। शेफर will also operate as the global CIO for corporate functions and head of global technology centers at डियोश बैंक। डियोश इंडिया की बात करें 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, डियोश इंडिया को, मतलब भारत में शुरुआत हुई इसकी डियोश इंडिया की। वैसे जो डियोश बैंक है ये जर्मन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। What was the year-on-year growth rate of bank deposits in India in the financial year ending March 2025? मार्च 2025 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत में बैंक जमा की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 10.6%। देखिए जो बैंक डिपॉजिट्स है उसमें थोड़ा स्लो देखने के लिए मिला है। मार्च 2025 को जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है उस तक अगर हम बात करें तो केवल 10.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिली है बैंक डिपॉजिट्स में, मतलब बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है। जबकि अगर हम इससे पहले वाले फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ पर 13% की ग्रोथ देखने के लिए मिली थी, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने कहा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट है बैंक में वो टर्म डिपॉजिट है 59.5%, और प्रीवियस ईयर में 60% था। सेविंग डिपॉजिट्स में भी ड्रॉप देखने को मिला है, 29.1% शेयर इसका रहा, जबकि मार्च 2024 तक 30.8% का था और 2023 में 33% का था। करंट डिपॉजिट स्टडी रहा है, उतना ही रहा है 9.8% ही। RBI ने भी किया है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूटर वही हैं जो बैंक डिपॉजिट में जिनका पैसा ज़्यादा है, 60.2% है। और इसमें भी अगर हम फीमेल डिपॉजिटर्स की बात करें वो 20.7% उनका शेयर है। सीनियर सिटीजन्स का 20.2% डिपॉजिट बैंक्स में है। टू व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डिक्लाइन बाय 2022-23 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 तक भारत की अत्यधिक गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है 5.3%। देखिए इंडिया की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है वो 5.3% रही है, और जबकि 2011-12 में 27.1% थी, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। और इसने भारत के जो अपनी पॉवर्टी लाइन की जो सीमा है उसको भी $3 पर डे कर दिया, यानी कि $3 पर डे तक अगर कोई कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है 2017 से 2021 के बीच अगर इसको हम कंसिडर करें तो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन है वो $3 पर डे की है, और इसमें 15% हायर थ्रेशोल्ड है। पहले थी $2.15 की, ठीक है, अब कितनी की है? $3 की। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 5,40,95,832 लोग वो $3 पर डे की लिविंग पर रह रहे थे 2024 में, ठीक है, इसका मतलब 5.44% पीपल। एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट भी डिक्रीज हुआ है, 16.2 से घटकर 2.3% रहा है 2011-12 से अगर हम 2022-23 के बीच में देखें। इंडिया ने 131 मिलियन पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठाया है अगर हम 2011-12 से 2022-23 के दशक की बात करें। रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है, 18.4% ड्रॉप होकर 2.8% हो गया। वहीं अर्बन एक्सट्रीम पॉवर्टी में देखें तो 10.7% से घटकर 1.1% हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने साथ ही पॉवर्टी लाइन थ्रेशोल्ड जैसे मैंने आपको बताया $3 पर डे कर दी है, पहले $2.15 पर डे थी, ये दोबारा रिपीट हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, तो भारत में जो ज़्यादातर एक्सट्रीम पुअर है वो इन राज्यों में 65% इन राज्यों में जो एक्सट्रीम पुअर है हमारे देश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसमें भी ड्रॉप देखने को मिला है, 2005-06 में 53.8% था, ये 2019-21 में 16.4% और 2022-23 में 15.5% रह गया है। इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है ये 4.6% जो है होने वाला है
2024 तक, मतलब 2024 तक इंडिया का जो पॉवर्टी रेट है वो 4.6 इन्होंने बताया कि हो गया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट ने। तो एबीसी संबंधित थी, तो एक साथ क्लब कर दिया मैंने दोनों करंट अफेयर। Who has been appointed as the new managing director and CEO of Axis Max Life Insurance? Axis Max Life Insurance के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है सुमित मदान। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सुमित मदान को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है कंपनी का। प्रशांत त्रिपाठी से टेक ओवर करेंगे। व्हाट इज OECD's एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 26? वित्त वर्ष 26 में भारत के लिए OECD की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसने कहा है कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.3% रहने वाली है। पहले उन्होंने 6.4% बताया था, तो 0.10% का रिडक्शन देखने के मिला है इसके एस्टिमेट में। फाइनेंशियल 27 में यानी कि 26-27 में OECD ने कहा है कि जीडीपी जो है भारत की वो 6.4% रहेगी। अच्छा, अगर हम जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की बात करें तो इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल 26 में यानी कि 25-26 में ये 6.2% रहेगी। पहले इन्होंने 6.5% बताई थी। Which country became the 101st member of the World Trade Organization to accept the agreement on fisheries subsidies? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है निकारागुआ। तो निकारागुआ 101वां मेंबर बन गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज को फॉर्मली एक्सेप्ट किया है। तो इसमें क्या है, अब एग्रीमेंट साइन कर लिया तो इसमें क्या है, ऐसी कंट्रीज़ की सब्सिडीज़ बंद कर देते हैं जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अब निकारागुआ इसका एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो अब निकारागुआ भी इसके रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक है, इलीगल जो फिशिंग होती है उसको कंसिडर नहीं करेगा, मतलब इलीगल उसको सपोर्ट नहीं करेगा, इलीगल या अनरिपोर्टेड फिशिंग को, वरना इसकी भी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़ इसको 17 जून 2022 को एडॉप्ट किया गया था, है ना। अच्छा, अब इसको अस्तित्व में आना है तो 2/3 ऑफ WTO मेंबर, जो WTO मेंबर्स हैं उनमें 2/3 यानी कि 164 मेंबर, उनमें से 110 का इस एग्रीमेंट को साइन करना जरूरी है, तभी अस्तित्व में आएगी ट्रीटी। तो अभी 101वां मेंबर बन गया है। ठीक है, तो अब 110 तक पहुँचना है इन्हें और फिर ये अस्तित्व में आ जाएगी जो ट्रीटी है इनकी। WTO डायरेक्टर जनरल कौन है? नुगोसी ओकोंजो-इवेला। What is India's total fertility rate as per the United Nations Population Fund 2025 रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1.9। देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी 2025 तक, ऐसा UN डेमोग्राफिक रिपोर्ट में बताया गया। साथ ही ये भी कहा कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट है ये रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गई है। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसका थीम है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इसमें बातें बताई गई हैं। कहा है कि इंडिया की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है जो प्रजनन दर है वो 1.9 बर्थ पर वुमेन हो गया है, और पहले कितना था, मतलब जो हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 है। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 बर्थ पर वुमेन। अब कोई औरत 1.9 बच्चे को तो जन्म नहीं दे सकती, या तो 1 को देगी या 2 को देगी, तो ये 1.9 क्या है, ये 1.9 क्या है। देखिए, एवरेज लिया जाता है। मान लीजिए किसी जगह पर 100 महिलाएं हैं और 100 महिलाओं ने मिलकर 190 बच्चों को जन्म दिया, तो आप 190 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो 1.9 आ जाएगा उस क्षेत्र का जो फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल 2.2 का मतलब क्या है, वही जो जैसे मैंने 1.9 बताया। ठीक है, इसी तरह से 2.1, तो जब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 हो जाए तो इसका मतलब जो जनसंख्या है वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन अब इससे भी कम आ गया, 1.9 पर आ गया, यानी कि अब जो है फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है। अच्छा, स्लोइंग बर्थ रेट के बावजूद भी इंडिया की जो यूथ पॉपुलेशन है वो 24% है। अगर हम 0 से 14 की एज के देखें, 17% है 10 से 19 के बीच में, 26% है 10 से 24 की एज के। कंट्री जो 68% पॉपुलेशन है वर्किंग एज में आती है 15 से 64। एल्डरली पॉपुलेशन 65 या उससे अबव, ये 7% है, और ये राइज ही हो रहे हैं आने वाले समय में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये 71 ईयर्स है मेंस के लिए, और 74 है वुमेन के लिए। इंडिया की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट 1463.9 मिलियन की है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है भारत।
व्हेन इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 13 जून। देखिए, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये हर साल 13 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहेगा डिमांडिंग आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रिजर्व आवर लाइव्स। एल्बिनिज्म एक रेयर, काफ़ी दुर्लभ, नॉन कंटेजियस यानी कि ऐसे ही नहीं फैलती है, लेकिन जेनेटिकली इनहेरिटेड, मतलब जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होती है। एक तरह का डिफरेंस है जो आदमी के जन्म होने पर ही होता है, और इसमें एक पिगमेंटेशन होता है, इसे मेलेनिन कहते हैं। उसकी कमी पाई जाती है हेयर में, स्किन में, आइज़ में, जिसके कारण जो सन है या फिर ब्राइट लाइट है उसके अगेंस्ट हम वल्नरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी रेयर है ये, लेकिन जिनमें एल्बिनिज्म होता है उनमें स्किन कैंसर डेवलप होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, तो कोई भी क्योर नहीं है इसका। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन इन 2024? कौन सा देश 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। देखिए, जापान वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन का टैग खो चुका है, और अब जर्मनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन है 2024 तक। अगर हम बात करें, जापान 1991 से लार्जेस्ट क्रेडिटर के तौर पर पहले नंबर पर था। जापान की जो ये पोजीशन थी वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रेडिटर के रूप में, यानी कि जो पैसा देता है, ठीक है, उसके करंट अकाउंट सरप्लस के कारण थी, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जापानीज़ एंटिटीज़ द्वारा की जाती है उसके कारण थी। जापान का जो नेट एक्सटर्नल एसेट है वो 13% तक बढ़ा और 533 ट्रिलियन जापानीज़ येन पहुंच गया। वहीं जर्मनी का 570 ट्रिलियन जापानीज़ येन पहुंच गया। तो जो डिफरेंस है एक्सटर्नल एसेट्स का, इसके कारण भी जर्मनी टॉप पर आ गया है। किसी भी कंट्री का जो नेट फॉरेन एसेट है वो बताता है कि उस कंट्री के ओवरसीज़ एसेट्स कितने हैं, यानी कि विदेशों में उसके एसेट्स कितने हैं, और उस कंट्री में फॉरेनर्स द्वारा कितने एसेट्स ओनर है। ठीक है, तो वो डिफरेंस बताता है कि नेट फॉरेन एसेट्स उस कंट्री के पास कितने हैं। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द 2025 सिंगापुर ओपन? 2025 सिंगापुर ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कुनलावुत वितितसर्न। देखिए, 2025 का जो सिंगापुर ओपन है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट रहा है। सिंगापुर इंडोर स्टेडियम सिंगापुर में हुआ है। विनर्स पे अगर नज़र डालें तो मैन सिंगल्स टाइटल थाईलैंड के कुनलावुत वितितसर्न ने जीता है। वुमेंस टाइटल चाइना की चेन यूफई ने जीता है। मेंस डबल्स मलेशिया की जोड़ी आरोन चिया और सो वुई यिक ने जीता। विमेंस डबल्स साउथ कोरिया की जोड़ी किम हाई जियोंग और कोंग ही योंग ने जीता। वहीं मिक्स डबल्स थाईलैंड के देशापॉल और थाईलैंड के ही सुबिसारा ने जीता है। विच यूनिवर्सिटी हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ एज इट्स वाइस चांसलर? किस विश्वविद्यालय ने पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को अपना कुलपति नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है चाणक्य यूनिवर्सिटी। तो एस सोमनाथ जाने माने साइंटिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, इसरो के। इन्हें वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है चाणक्य यूनिवर्सिटी का, बेंगलुरु में स्थित है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और एम के श्रीधर को ये रिप्लेस कर रहे हैं इस पोजीशन पर। तो एस सोमनाथ का पूरा नाम है श्रीधर पानिकर सोमनाथ। तो इसरो के चीफ रहे हैं 15 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2025 के बीच में, और इन्हीं की चेयरमैनशिप के तहत भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो सक्सेसफुल रहा। Where was the third meeting of the ITU-T focus group on artificial intelligence native for telecommunication networks inaugurated? दूरसंचार नेटवर्क के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ITU-T फोकस समूह की तीसरी बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। तो देखिए, जो थर्ड मीटिंग है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फोकस ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज किया गया इस मीटिंग को टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की। देखिए, जो ये फोकस ग्रुप ऑन AI नेटिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है FGAINN, इसको इस्टेब्लिश किया गया 2024 में ITU-T स्टडी के द्वारा। तो इसका मकसद क्या है? जो AI की फुल पोटेंशियल है नेटवर्क आर्किटेक्चर में, उसको पूरी तरह से इनेबल करना। The Government of India reduced the basic customs duty from 20% to 10% on which types of edible oils? भारत सरकार ने किस प्रकार खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है क्रूड सनफ्लावर, सोयाबीन एंड पाम ऑयल्स।
सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है क्रूड एडिबल ऑयल्स पर, जिनमें क्रूड सनफ्लावर है, सोयाबीन है, पाम ऑयल्स हैं, इन्हें 20% से घटाकर 10% कर दिया है। तो इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट ड्यूटी जब घटती है तो भारत में इनके प्राइसेस कम होंगे, ठीक है। और जो लोग हैं मतलब जो हाउस होल्ड्स हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। लिखा है ना, बाय लोअरिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल्स द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द लैंडेड कॉस्ट एंड रिटेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल्स, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू कस्टमर्स एंड हेल्पिंग टू कूल ओवरऑल इन्फ्लेशन। देखिए, जब तेलों के दाम बढ़ते हैं तो कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज़ तेल से बनती है, चाहे आप पैकेज्ड आइटम देखिए, ठीक है, या फिर आप फास्ट फूड कुछ भी देख लीजिए। इन विच इंडियन स्टेट वॉज राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लॉन्च्ड। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम लॉन्च की है हमीरपुर से। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का मकसद है राज्य में ग्रीन कवर को बढ़ाना, जिसके जरिए जो फ्रूट देने वाले ट्रीज़ हैं उनको बंजर भूमि पर या फिर डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरियाज़ में लगाया जाएगा, इस तरह के प्लांट्स को जो आप बड़े होकर फ्रूट्स देंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, इनकम भी जो है लोकल कम्युनिटीज़ की बढ़ेगी। ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के पहले फेज में अंबुजा ग्रुप ये 25 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन वर्क करेगा। अडानी फाउंडेशन, अल्ट्राटेक ये भी 10 हेक्टेयर्स ईच एडॉप्ट करेंगी। Which airline announced a partnership with Delta Airlines, Air France, KLM and Virgin Atlantic to enhance air connectivity from India to Europe as well as North America? किस एयरलाइन ने भारत से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन एटलांटिक के साथ साझेदारी की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिगो। तो इंडिगो, डेल्टा एयरलाइंस, एयर फ्रांस, KLM और वर्जिन एटलांटिक इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके भारत से यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो इसके अलावा एयरलाइंस नेटवर्क, लॉयल्टी, कार्गो एंड सेल्स पर भी कोऑपरेट करेंगी। दिस विल ऑल्सो एक्सप्लोर एरियाज ऑफ नॉन कमर्शियल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सस्टेनेबिलिटी, ट्रेनिंग एंड ग्राउंड हैंडलिंग। इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्ट्स हैं। विच इंडियन मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट इंडियाज AI रिवॉल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत? किस भारतीय मंत्रालय ने भारत की AI क्रांति विकसित भारत का रोड मैप रिपोर्ट जारी की? राइट आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ITC। देखिए, भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है और 2026 तक 1 मिलियन स्किल्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी जो AI में निपुण हो। ऐसा इंडियाज AI रिवॉल्यूशन अ रोड मैप टू विकसित भारत रिपोर्ट में बताया गया, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा जारी किया गया है। आप सभी जानते हैं 2047 तक भारत जो है 23 से लेकर 35 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बन जाएगा। और जो हमारे खास करके जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। AI, ऑटोमेशन ये सभी इसमें इंक्लूड रहेंगे। और अभी तक हम STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अब इसको STEAM में बदला जा चुका है, आर्ट्स भी इसमें मिक्स होगा। Which two organizations have signed an MOU to develop the bioenergy and biohydrogen sector in India? भारत में जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र को विकसित करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है IB एंड IOCL। तो इंडियन बायोगैस एसोसिएशन ने MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए बायोएनर्जी एंड बायो हाइड्रोजन सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। दिस कोलैबोरेशन सीक्स टू डेवलप एंड एक्सपैंड द बायोएनर्जी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिनर्जीज बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशन। द टू पार्टीज विल एक्टिवली इंटरेक्ट विद लेजिस्लेटर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड थिंक टैंक्स टू डेवलप नॉलेज सेंटर्स। Which mutual fund company has launched India's first index fund tracking the BSE 1000 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स? किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करने वाला भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट एवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जो BSE 1000 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करता है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स। इनके तहत जितनी भी कंपनीज आती हैं उन्हीं को रिप्लिकेट करते हैं अपने फंड में। हाउ मेनी वीमेन वर रिकॉग्नाइज इन द इनॉग्रल कैंडर हुरून इंडिया वीमेन लीडर्स लिस्ट? कैंडर हुरून इंडिया महिला लीडर सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 97। तो कैंडर एंड हुरून इंडिया ने अपनी इनॉग्रल वीमेन लीडर्स लिस्ट जारी की है, जिसमें 97 वीमेन
जिन्होंने कि इम्पैक्ट डाला है इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनको इंक्लूड किया गया। तो 9 कैटेगरीज हैं, जैसे प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, टीचर, इन्फ्लुएंसर्स। शांति इकम्बरम जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है, जो महिला प्रोफेशनल्स की लिस्ट है। राधा बेम्बू जो कि को फाउंडर है जुहू की, इन्होंने फर्स्ट जनरेशन वेल्थ क्रिएटर्स की लिस्ट को टॉप किया है। रोशी नादर मल्होत्रा, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वीमेन लीडर्स लिस्ट को टॉप किया है। इन 97 महिलाओं में 38 तो मुंबई बेस्ड हैं, इसका मतलब मुंबई टॉप सिटी निकल कर आया अगर हम फीमेल लीडरशिप की बात करते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली है, फिर बेंगलुरु है। फिलैंथ्रोपी में बात करें तो रोहिणी नीलेकानी, ठीक है, इन्होंने 154 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी फाउंडेशन के जरिए, तो फिलैंथ्रोपी की लिस्ट में ये टॉप पर है। और इंडिया की यंगेस्ट विमेन जो अलग अलग सेक्टर में जिनका नाम रहा वो मृणाल पांचाल है, मृषा ब्यूटी की। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ये मोस्ट फॉलोड सेलिब्रिटी इन्वेस्टर हैं, इनके ब्रांड्स हैं जैसे माई ग्लैम, शून्य। फाइनेंशियल सर्विसेज मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड सेक्टर है इस लिस्ट में, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज़्यादा महिलाएं इसमें शामिल की गई है। उसके बाद फिर कंज्यूमर गुड सेक्टर। Which state recorded a 100% success rate in the Foundational Literacy Numeracy Assessment Test (FLNET)? किस राज्य ने फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट में 100% सफलता दर्ज हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। देखिए न्यू दिल्ली, दिल्ली, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु ये टॉप परफॉर्मर्स में हैं जिन्होंने एडल्ट लिटरेसी और एजुकेशन में अच्छा परफॉर्मेंस किया। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश ये काफ़ी पीछे हैं, ऐसा फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट में बताया गया है। तो फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट के जरिए क्या होता है, मतलब एक तरह की जो इलिटरेट लोग हैं उनको आप एक फाउंडेशन लिटरेसी यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है पढ़ने लिखने की उसके बारे में बताते हैं, न्यूमरेसी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। तो इनमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी। इस तरह के टेस्ट होते हैं, 50 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट होता है, तीनों ही, टोटल 150 मार्क। तो तमिलनाडु ने 100% सक्सेस रेट इसमें हासिल की है। 5,09,694 लर्नर्स जो हैं जो इसमें अपियर हुए थे वो सभी इसमें पास हुए अच्छे से। फिर त्रिपुरा आता है, उसके बाद फिर दिल्ली आता है। Which ministry released the 8th edition of InvStats India 2025 Environment Statistics? किस मंत्रालय InvStats India 2025 पर्यावरण सांख्यिकी का 8वां संस्करण जारी किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th इशू जारी किया है एक रिपोर्ट का जिसका नाम है InvStats India 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स। न्यू दिल्ली में 2008 से ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इस तरह की रिपोर्ट जारी करता आ रहा है। इसमें बताया गया कि जो एनुअल मीन टेम्परेचर है ये 25.05 डिग्री सेल्सियस 2001 से बढ़कर 25.74 डिग्री सेल्सियस हो चुका है 2024 में। एनुअल मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ही बढ़ा है, 19.32 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 20.24 डिग्री सेल्सियस हो गया है मिनिमम टेम्परेचर, और वहीं मैक्सिमम 30.78 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 31.25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ग्लोबली 2,47,605 मेरीन फौनल स्पीसीज हैं जिनमें इंडिया से 20,613 है। इंडिया में 9,436 फ्रेश वाटर स्पीसीज हैं, 5,023 स्पीसीज हैं जो इंडियन मैनग्रोव सिस्टम में है, 3,383 स्पीसीज हैं वेस्टर्न इकोसिस्टम में है, 22,404 स्पीसीज सोयल इकोसिस्टम में है। इनलैंड फिश प्रोडक्शन भी बढ़ा है, 61.36 लाख टन 2013-14 से बढ़कर 139.07 लाख टन हो गया 2023-24 में। मेरीन प्रोडक्शन भी बढ़ा है, 34.43 लाख टन से बढ़कर 34.95 लाख टन हो गया है। Which Indian institution is collaborating with Grid India to support Tanzania's energy infrastructure? तंजानिया के ऊर्जा बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए किस भारतीय संस्थान ने ग्रिड इंडिया के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने ग्रिड इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके जरिए तंजानिया में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाएगा। और ऑलरेडी तंजानिया में IIT मद्रास का इंस्टीट्यूट भी है, IIT मद्रास जंजीबर। Which organization signed an MOU with NPCI to strengthen cyber security in digital payments? डिजिटल भुगतान में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने NPCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है, IDRBT। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि IDRBT इन्होंने MOU साइन किया है जिसके जरिए साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसके संदर्भ में।
IDRBT की बात करें, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। द कॉपीराइट एक्ट वॉज ओरिजिनली पास्ड इन विच ईयर इन इंडिया? भारत में कॉपीराइट अधिनियम मूलतः किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1957। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने कॉपीराइट ऑफिस के साथ मिलकर कॉपीराइट एक्ट 1957 की 68वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। थीम रहा इस इवेंट का रिफॉर्म इन कॉपीराइट एक्ट इन द डिजिटल एरा। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ये कब अस्तित्व में आया? 21 जनवरी 1958 से, और कई बार अमेंडमेंट भी हो चुका है, इसमें 6 बार हो चुका है, और लेटेस्ट जो है 2012 में किया गया था। When is वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 14 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसी दिन क्यों? क्योंकि 14 जून 1868 को जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, यानी कि इनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 को। लैंडस्टीनर क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था। 2025 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। द एयर इंडिया AI-171 फ्लाइट crashed on June 12 was headed to which international destination from अहमदाबाद? 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुई एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट अहमदाबाद से किस अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए जा रही थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है लंदन। देखिए 12 जून को विजय रूपानी जो कि गुजरात के 16 चीफ मिनिस्टर हैं 2016 से 2021 के बीच में, इनकी डेथ हो गई है क्योंकि एयर इंडिया AI-171 ये क्रैश हो गया अहमदाबाद में। ये दूसरा इस तरह का इंसिडेंट है जहाँ पर कोई सिटिंग या फिर फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर की डेथ हुई है एयर एक्सीडेंट के कारण। इससे पहले बलवंत राय मेहता की भी डेथ 6 डिकेड्स एगो यानी कि सितंबर 1965 में इसी कारण से हुई थी। रूपानी उन 242 लोगों में से थे जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट में थे, ये मॉडल है उसका, और ये एकदम क्रैश हो गया जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से इसने टेक ऑफ किया, और 265 लोग टोटल इसमें मरे हैं क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्टल है उस पर भी जाकर गिरा है, तो वहाँ पर भी बच्चे मरे हैं। एयरक्राफ्ट लंदन जा रहा था, ठीक है, तब ये क्रैश हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जब इसने टेक ऑफ किया तो स्पीड इसकी उचित नहीं थी, मतलब पर्याप्त स्पीड इसने तब तक नहीं पकड़ी थी रनवे पर कि ये वहाँ से टेक ऑफ कर सके इतनी, मतलब ऐसा कह रहे हैं अभी शुरुआती इंक्वायरी में। केवल एक ही सर्वाइवर इसमें बचा है, 40 साल का इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नेशनल विश्वास। 2009 में आंध्र प्रदेश के CM YS राजशेखरा रेड्डी की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी। 2011 में दोरजी खांडू जो कि CM थे अरुणाचल प्रदेश के, भी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई थी। Who won the gold medal in the women's 10 kilometer race at the Austrian Race Walking Championships 2025? ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है प्रियंका गोस्वामी। देखिए जो भारतीय रेस वॉकर्स हैं उन्होंने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में, और प्रियंका गोस्वामी ने गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 10 किलोमीटर रेस में। टाइम इनका 47 मिनट 54 सेकेंड रहा है, इनकी फर्स्ट विन थी इस सीज़न की। मेंस 35 किलोमीटर इवेंट में संदीप कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, राम बाबू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ज़ारोमिर मोरावेक चेक रिपब्लिक के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑन विच INS इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ बीइंग डेवलप्ड अराउंड? किस INS पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है INS गुलदार। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ इसको डेवलप किया जा रहा है INS गुलदार में। INS गुलदार एक डीकमीशन्ड वारशिप है, यानी कभी इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। और निवाती रॉक्स वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के पास ही INS गुलदार सिचुएटेड रहेगा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रोजेक्ट को वर्चुअली इनोग्रेट किया है। तो इससे राज्य में जो मैरीन कंजर्वेशन एंड टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, और यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी 46.91 करोड़ रुपीज़ इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किए हैं। ये जो शिप है 1120 टन्स की है और इसको डीकमीशन कर दिया गया था जनवरी 2024 में। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को दे दिया था इसको एक सबमर्ज्ड म्यूजियम में कन्वर्ट करने के लिए।
विच कंट्री डिड निकोलस पूरन रिप्रेजेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट? निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट इंडीज। निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज के T20 रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं, चाहे रन का मामला हो या फिर अपीयरेंसेस का मामला हो, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। हालांकि टेस्ट मैच नहीं खेले वेस्ट इंडीज़ की ओर से, लेकिन 61 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, 1983 रन बनाए, 106 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, 2275 रन बनाए हैं, 6 विकेट्स भी लिए हैं इन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में। और IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं, और इस बार जो IPL उसने सबसे ज़्यादा सिक्सेज इन्होंने हिट किए थे 40। एक और इसी तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। 20 साल के प्रोफेशनल कैरियर के बाद इंडियन स्पिन बॉलर पीयूष चावला ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूप से। इंडिया की जो T20 और ODI वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड्स रही 2007 और 2011 में क्रमशः, इनका ये हिस्सा थे। भारत को इन्होंने 3 टेस्ट, 25 वनडे इंटरनेशनल, 7 T20 में रिप्रेजेंट किया है। टोटल 43 विकेट्स लिए इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में भारत के लिए। Who has become the first person of Indian origin to be elected president of the American Medical Association? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला। डॉक्टर श्रीनिवास मुकम्मला ये फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बने हैं जो प्रेसिडेंट होंगे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के। 180वें प्रेसिडेंट हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो अमेरिकन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना 1847 को हुई थी। लार्जेस्ट एसोसिएशन है फिजिशियंस की, मेडिकल स्टूडेंट्स की यूनाइटेड स्टेट्स में। इन विच ईयर वॉज द एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव लॉन्च्ड? एक पेड़ माँ के नाम पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 2024। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर बनियान सैपलिंग को प्लांट किया है महावीर जयंती पार्क दिल्ली में, और इसी के साथ एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव का सेकंड फेज़ भी लॉन्च किया गया है। ये जो सेकंड फेज़ है, ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा रहने वाला है, जिसका मकसद है 700 किलोमीटर अरावली रेंज में जो फॉरेस्टेशन है उसको बढ़ावा देना। तो इस कैंपेन में क्या आता है, हर इंडिविजुअल को इनकरेज किया जाता है कि वो एक पेड़ लगाए अपनी मदर के सम्मान में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव इसको लास्ट ईयर लॉन्च किया था। पीपल ट्री लगाया था इन्होंने बुद्ध जयंती पार्क में, और इस बार इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है। 10 करोड़ ट्रीज लगाए जाएंगे 5 जून से सितंबर 30 के बीच में। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मकसद क्या है? जो 5 किलोमीटर का बफर एरिया है अरावली हिल रेंज में, अरावली हिल रेंज के 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 4 स्टेट्स दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ पर ग्रीन कवर को बढ़ाना। हाउ मच हैज़ इंडिया कमिटेड फॉर मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग नॉर्थ शिपिंग कॉन्फ्रेंस इन ओस्लो? ओस्लो में नॉर्थ शिपिंग सम्मेलन के दौरान भारत ने समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, $20 बिलियन। तो भारत ने $20 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने अनाउंसमेंट की है नॉर्थ शिपिंग कॉन्फ्रेंस ओस्लो, नॉर्वे में। He highlighted India's growing maritime capabilities, including favorable policy-induced investment environment, proven shipbuilding strength, and innovative financing plans to accelerate sectoral growth. Which credit information company has partnered with Sadhan to launch a credit awareness initiative? किस क्रेडिट सूचना कंपनी ने क्रेडिट जागरूकता पहल शुरू करने के लिए साधन के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ट्रांस यूनियन सिविल। ट्रांस यूनियन सिविल ने साधन, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, इन दोनों ने मिलकर क्रेडिट अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। द इनिशिएटिव विल बी एक्सेसिबल अक्रॉस इंडिया थ्रू मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट एंड कम्युनिटी आउटरीच। फर्दर MFIs यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विल बी इक्विप्ड विद डेटा ड्राइवन इंसाइट्स, tools and trainings enhancing their credit assessment and monitoring capabilities, ultimately promoting financial inclusion and responsible lending. Which organization collaborated with the Ministry of Ayush to develop the Ayush Nivesh Sarathi portal? आयुष निवेश सारथी पोर्टल विकसित करने के लिए किस संगठन ने आयुष मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, इन्वेस्ट इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है आयुष स्टेक होल्डर इंडस्ट्री इंटरेक्शन मीट के दौरान, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। ये एक इन्वेस्टर सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। आयुष निवेश सारथी integrates policy frameworks, incentive structures, investment-ready projects, and real-time facilitation into a single interface designed to attract both domestic and global investors. हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।